उमेश पाल शूटआउट में शामिल करीब करीब हर शूटर की जानकारी किसी न किसी जरिए से पुलिस को मिल चुकी थी। पुलिस मौके पर भी पहुंच चुकी थी, मगर इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और कि जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची उससे ऐन पहले हर बार ये शूटर मौके से भाग निकले। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसा कम से कम 5 बार हुआ। वैसे यूपी पुलिस ने दावा किया है कि उसने उन हथियारों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है जिन हथियारों से उमेश पाल पर गोलियां चलाई गई थी। प्रयागराज में हुए उमेश पाल की हत्या को 25 दिन गुजर गए। पुलिस ने अपनी तरफ से मोटे तौर पर मामले का खुलासा भी कर दिया। कत्ल के मास्टरमाइंड से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने वाले गुर्गों यानी शूटर्स की पहचान भी बता दी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो अब तक इस मामले के शूटरों तक नहीं पहुंच पा रही है। बल्कि अगर ये कहें कि इस केस के शूटर पुलिस की पकड़ से हाथ आई मछली की तरह लगातार फिसलते जा रहे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन 25 दिनों में ऐसा कई बार हो चुका है जब पुलिस को इन शूटर्स के अलग अलग ठिकानों पर छुपे होने की इत्तला मिली। उसने दबिश दी, लेकिन ठीक दबिश से पहले शूटर वहां से फरार हो चुके थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा एक नहीं बल्कि उन सभी के सभी शूटर्स के साथ हुआ जो पुलिस के बही खातों में फिलहाल फरार चल रहे हैं और जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार उन पर इनाम बढ़ाती जा रही है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत शूटआउट के वक्त क्रेटा से उतरकर राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले अतीक अहमद के पुराने वफादार साबिर से करते हैं। पुलिस को चकमा नंबर 1। पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें शूटआउट के ठीक 2 दिन बाद ही प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशाम्बी में साबिर के छुपे होने की खबर मिली। तारीख थी 26 फरवरी। और तो और पुलिस को साबिर के हाइडआउट यानी खुफिया ठिकाने की पिन पॉइंट लोकेशन भी मिल गई थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस ठिकाने पर दबिश डालती, साबिर वहां से फरार हो चुका था। पुलिस को चकमा नंबर 2। इसके अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को आई बमबाज गुड्डू मुस्लिम की बारी। वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम जिसने उमेश पाल के कत्ल के दौरान बम मारकर पूरे इलाके को धुआं कर दिया था। पुलिस को पता चला कि 3 दिनों तक प्रयागराज में ही छुपे रहने के बाद गुड्डू मुस्लिम अब गोरखपुर के लिए निकल चुका है। पुलिस ने खबर मिलते ही उसे बीच रास्ते में दबोचने के लिए जाल बिछाया। लेकिन इसे पुलिस के सूचना तंत्र की नाकामी कहें या फिर शूटरों के मददगारों की चौकसी, पुलिस इंतजार करती रह गई और रास्ते से ही गुड्डू मुस्लिम ऐसा गायब हुआ कि फिर पुलिस को उसका नामो निशान नहीं मिला। पुलिस को चकमा नंबर 3। तीसरे नंबर पर उमेश पाल हत्याकांड के सबसे लो प्रोफाइल शूटर अरमान की बारी है। जब पुलिस को पता चला कि अरमान बिहार के सासाराम कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा है। तारीख थी 3 मार्च। अरमान के बिहार में होने की खबर मिलते ही प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की 3 टीमों ने बिहार का रुख किया। लोकल पुलिस की मदद से पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली गई, लेकिन इस बार भी पुलिस की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई और अरमान निकल गया। पुलिस को चकमा नंबर 4। उमेश पाल हत्याकांड के सबसे लो प्रोफाइल शूटर के बाद पुलिस को सबसे हाई प्रोफाइल शूटर यानी अतीक अहमद के बेटे असद के बारे में जानकारी मिली। तारीख थी 15 मार्च। पता चला कि असद भारत से निकलकर नेपाल में जा छुपा है। नेपाल के कपिलवस्तु जिले में अतीक अहमद के खास आदमी कयूम अंसारी के ठिकाने पर मौजूद है। खबर मिलते ही यूपी पुलिस की कई टीमों ने कयूम के ठिकानों पर छापेमारी की। कयूम कपिलवस्तु के ही चंद्रौटा इलाके के अपने पेट्रोल पंप अंसारी डीजल से गिरफ्तार भी कर लिया गया, मगर असद का कोई पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस कयूम से असद समेत बाकी शूटरों के राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का चकमा नंबर 5। अब जब एक एक कर सारे शूटर्स पुलिस को चकमा दे रहे थे तो भला इस शूटआउट का सबसे शातिर किरदार गुलाम मोहम्मद कैसे पीछे रह जाता। तो यूपी पुलिस को गुलाम मोहम्मद के बारे में भी जानकारी मिली। 18 मार्च को पता चला कि वो आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके में अपने किसी जानकार के खुफिया ठिकाने पर मौजूद है।
पुलिस ने भारी लवाजमे के साथ उसकी घेरेबंदी करने की कोशिश की, लेकिन बाकी शूटरों की तरह ही गुलाम मोहम्मद भी पुलिस की छापेमारी से पहले ही वहां से फरार हो चुका था। उमेश पाल हत्याकांड को 25 दिन गुजर चुके हैं और इन 25 दिनों की तहकीकात में पुलिस तमाम कहानियों को जान चुकी है। वो शूटर्स को पहचान चुकी है कि इस हत्याकांड को अंजाम किन शूटर्स ने दिया और किसके इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन शूटर्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई और कई बार तो ऐसा हुआ कि लगभग हर एक शूटर पुलिस के पहुंचने के चंद मिनट पहले ही मौके से फरार हुआ। यानी हाथ आई मछली की तरह शूटर पुलिस की गिरफ्त से कई बार बाहर हो रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। तमाम शूटर्स के मददगार पुलिस के रडार पर हैं, लेकिन शूटर्स अभी भी पुलिस के हाथ से फिसलते जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि आखिर कब तक ये भागेंगे। कानून के लंबे हाथ एक न एक दिन इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों को गिरफ्त में लेकर रहेंगे। जाहिर है शूटरों का यूं लगातार पुलिस के आने से पहले ही गायब हो जाना इस बात को साबित करता है कि लुका छिपी के इस खेल में ये शूटर इस वक्त पुलिस पर बीज साबित हो रहे हैं। इसे पुलिस के खुफिया तंत्र की नाकामी भी कह सकते हैं और इंफॉर्मेशन के लीक होने का नतीजा भी। लेकिन शूटरों की फरारी यूपी पुलिस के लिए अब बड़ी किरकिरी बनती जा रही है। हालांकि नाकामी की इस कहानी के बीच जो एक बात पुलिस को मामूली राहत देने वाली है, वो है उसका इस मर्डर केस में इस्तेमाल किए गए हथियारों के सप्लायर तक पहुंच जाना। पुलिस सूत्रों की माने तो उसने अतीक अहमद के उस हथियार सप्लायर को हिरासत में ले लिया है जिससे लिए गए असलहों से उमेश पाल की हत्या की है। ये शख्स प्रयागराज के ही चकिया इलाके का रहने वाला है और नाजायज असलहों का पुराना कारोबारी है। पुलिस सूत्रों की माने तो उससे पहले उसके पिता और दादा भी नाजायज असलहों का कारोबार किया करते थे और शुरू से ही उसका परिवार अतीक अहमद को हथियारों की सप्लाई किया करता है। पुलिस की माने तो हथियारों का ये सप्लायर अतीक अहमद के बेटे असद के संपर्क में था और उसने असद को इस मर्डर में इस्तेमाल के लिए हथियार सौंपे थे। अतीक के जिस शूटर ने भी उमेश पर फायरिंग की वो इसी हथियार सप्लायर से मिले हथियारों से की। पुलिस इस कारोबारी के पास से फिलहाल 9 पिस्टल और दूसरे हथियार बरामद कर चुकी है। शूटर्स की गिरफ्तारी की तमाम नाकामियों के बीच में पुलिस को एक कामयाबी में हाथ लगी है। वो कामयाबी है उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को हथियार मुहैया कराने वाला शख्स हिरासत में लिया गया है। खबर मिली है कि यह शख्स अतीक अहमद और उसके परिवार से 3 पीढ़ियों से जुड़ा था और अतीक अहमद के तीसरे बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी असद का बेहद करीबी है। पुलिस ने दबिश के दौरान इस शख्स के ठिकाने से 9 पिस्टल भी बरामद की हैं। कुछ हथियार भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि बरामद पिस्टल उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। इतना ही नहीं, इस शख्स के मोबाइल से असद के बीच हुई बातचीत के तमाम सबूत पुलिस के पास है। उम्मीद है कि शख्स के मोबाइल और पूछताछ से मिली जानकारी के बाद पुलिस को उन शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण और कारगर सुराग हाथ लगेंगे। अब आइए आपको प्रयागराज से दूर बरेली का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो अतीक अहमद के भाई अशरफ के एक खास गुर्गे के सरेंडर का है, जिसने एनकाउंटर के डर से सोमवार को बरेली के एक चौराहे पर ही सरेंडर कर दिया। लल्ला गद्दी नाम के इस बदमाश ने शोर मचाकर सोमवार रात को बरेली के चौराहे पर खुद को एसओजी के हवाले किया। फिलहाल उसके सरेंडर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लल्ला गद्दी का नाम अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम के साथ आया है। आरोप है कि सद्दाम के साथ मिलकर लल्ला अशरफ को गैरकानूनी तरीके से मदद करता था। इसी मामले में वो बिथरी, चैनपुर और बारादरी थाने में नामजद था। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वो फरार चल रहा है। उसने पुलिस से बचने के लिए सरेंडर की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन बिथरी थाना पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसके चलते उसकी अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई। उसकी सरेंडर एप्लीकेशन पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मार्च की तारीख तय की थी, लेकिन मंगलवार को सुनवाई से पहले ही उसने सोमवार रात को बीच चौराहे पर सरेंडर कर दिया। यूपी पुलिस की तरफ से तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इनाम की रकम भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है,
लेकिन सच्चाई ये है कि उमेश पाल मर्डर केस के 25 दिन बीत जाने के बावजूद यूपी पुलिस के हाथ खाली है। एक भी शूटर अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि इस दौरान यूपी पुलिस की कई टीमें कई जगहों पर दबिश डाल चुकी है। प्रयागराज की सड़कों पर हाल के दिनों में हुई इस सबसे बड़ी वारदात को सुलझाना यूपी पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। वो भी तब जब इस वारदात में शामिल सभी के सभी शूटरों के चेहरे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए थे और पहले ही दिन से पुलिस इस मामले में शामिल किरदारों का नाम लेने के साथ साथ इस कत्ल के पीछे के मोटिव का भी खुलकर जिक्र कर रही थी। लेकिन एक 24 फरवरी का दिन था और एक आज का दिन। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को अब 2 हफ्ते यानी पखवाड़े भर का वक्त गुजर चुका है, मगर यूपी पुलिस की हालत फिलहाल नील बटे सन्नाटा है। ले देकर इस केस में उसने कुछ मकानों को मटियामेट किया है, 2 गुर्गों को ढेर किया है और साजिश में शामिल एक किरदार को पकड़ने का दावा किया है। मगर सच्चाई यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस न तो इस केस के एक भी शूटर को गिरफ्तार कर सकी है और न ही इस केस के असली किरदारों से पूछताछ ही कर पाई है। अब पुलिस के लिए इन 5 चेहरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इनकी धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे यूपी पुलिस के अभियान को देखने से ही लगाया जा सकता है। पुलिस ने इन मुलजिमों तक पहुंचने के लिए अपने मुखबिरों की अब तक की सबसे बड़ी टीम झोंक रखी है, जिन्हें इनके बारे में कोई जानकारी मिलते ही खबर करने को कहा गया है। पुलिस के पास इनके संभावित लोकेशन को लेकर अब तक जो इनपुट हैं, उसके मुताबिक ये लोग देश के 5 राज्यों में से किसी एक में कहीं भी दुबके हो सकते हैं। खबर यह भी है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग एक साथ नहीं हैं, बल्कि अलग अलग हिस्सों में बंट चुके हैं। ऐसे में इनकी लोकेशन भी अलग अलग जगहों पर होने की उम्मीद है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक इनके उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में होने की आशंका है, क्योंकि यही वो राज्य हैं जहां इन्हें अपने गैंग के दूसरे गुर्गों और कुछ माफियाओं से लोकल सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस का फोकस इन 5 राज्यों के उन 13 जिलों पर ज्यादा है जहां अतीक और उसके गैंग के लिंक्स होने की खबर है। इन शूटरों में अतीक का बेटा असद ही पुलिस के लिए टारगेट नंबर 1 है, क्योंकि वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने से लेकर उसे लीड करने तक में जिस तरह से असद का चेहरा सामने आया, उसे देखते हुए उसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए इस मामले को पूरी तरह सुलझाने की न सिर्फ पहली शर्त है, बल्कि उसकी गिरफ्तारी अब एक तरह से यूपी पुलिस के लिए इज्जत का भी सवाल बन चुका है। असद के बारे में पुलिस को शक है कि वो यूपी से दूर गुजरात के किसी सेफ हाउस में हो सकता है, जहां साबरमती जेल में रहते हुए अतीक ने अपना जाल बट्टा फैला लिया है। इस मामले की तह तक पहुंचना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क नेपाल पर भी नजर बनाए हुए है। असल में नेपाल भारत के बीच फ्री बॉर्डर होने की वजह से अक्सर अपराधी यहां वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल में जाकर छुप जाते हैं। ऐसे में नेपाल पर भी यूपी पुलिस की निगाहें टिकी हैं। एसटीएफ ने इस मामले में शामिल शूटरों की धरपकड़ के लिए 22 टीमें बना रखी हैं और इनमें भी खास बात यह है कि हर शूटर की तलाश में कम से कम 3 डेडिकेटेड टीमें हैं, जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ किसी शूटर को टारगेट करना है। पुलिस का फोकस मुखबिरों से मदद लेने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर भी है, ताकि अगर इन फरार शूटरों में से कोई भी कभी मोबाइल का इस्तेमाल करता है या फिर अपने किसी खासम खास को किसी अनजान नंबर से भी कॉल करता है तो उसे हर हाल में इंटरसेप्ट किया जा सके, ताकि उन तक पहुंचना मुमकिन हो। आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।